वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूनिक ऑनलाइन ग्रुप। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस के बाद एक सब्जेक्ट का हम सेपरेट में वीडियो आपके लिए लाएंगे, सेपरेट एक एनालिसिस आपको सिलेबस का करवाएंगे। उसी के सीरीज में हिस्ट्री का हमने सिलेबस डिस्कशन कर लिया है। अब हम जा रहे हैं सिविक्स का एक फुल डिटेल्ड सिलेबस का एनालिसिस करने, तो तब उसके लिए तैयार हो जाइए। तो चलते हैं, पहले सिविक्स का हम सिलेबस एक डिटेल्ड वे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सिविक्स का जो सबसे पहला चैप्टर है जिसके बारे में हमने बात की थी, पावर शेयरिंग। ठीक है, पावर शेयरिंग में जो जो से टॉपिक्स हैं, हमने उसके सारे सब टॉपिक्स को कलेक्ट किया है। सब टॉपिक्स को हम आपको ब्रीफली जो है इन टॉपिक्स से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, ताकि जब आपको एक डिटेल्ड लेक्चर इस पे दें तो आपको बिल्कुल भी ये ना लगे कि हाँ ये चीजें हमने पहली बार देखी है। ठीक है, आपको आप उससे रिलेट कर पाओ कि हाँ मैम ये चीज हम पढ़ चुके हैं पहले भी। तो उसको हम एक ब्रीफ में आपको हम इंट्रोड्यूस कराने के लिए आए हैं। तो जो हमारा पहला चैप्टर है दैट इज पावर शेयरिंग, उसके ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हमको पढ़ने हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है बेल्जियम एंड श्रीलंका। ठीक है, हमको पावर शेयरिंग में सबसे पहले क्या पढ़ना है, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ना है। बेल्जियम और श्रीलंका जो दो कंट्रीज हैं, यहाँ पे घूम के आना है, इनके एथनिक कंपोजिशन को देखना है, इनका ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है हमें वो देखना है, और यहाँ पे क्या क्या सी चीजें हुई, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए, कैसी जो इनमें डाइवर्सिटी है, जो इनका एथनिक जो एक बोल सकते हैं डाइवर्सिटी या एथनिक कंपोजिशन जो इन दोनों कंट्रीज में है, तो वो पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट में उसका क्या बेनिफिट है, वो चीजें हम इस टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद जो है मेजॉरिटेरिज्म इन श्रीलंका, उसके बाद हम मेजॉरिटेरिज्म का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। अब आपको देखो ये लाइन, ये जो वर्ड है इसको देख के ये समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ कुछ जो है मेजॉरिटी से रिलेट कर रहा है। अब मेजॉरिटी से रिलेट कर रहा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि श्रीलंका जो कंट्री है, यहाँ पे कुछ मेजॉरिटी या माइनॉरिटी को लेके कुछ ना कुछ क्लैशेस हुए हैं, उसी वजह से ये मेजॉरिटेरिज्म का वहाँ पे कॉन्सेप्ट लिया गया है। अब मेजॉरिटेरिज्म का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, वो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है बाय डिसरिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स। कि माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को जब डिसरिगार्ड किया जाए और मेजॉरिटी अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कर पाए, उस कॉन्सेप्ट को हम मेजॉरिटेरिज्म कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो श्रीलंका में जो है मेजॉरिटेरिज्म का ही कॉन्सेप्ट लागू किया गया। अब क्यों लागू किया है वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो अकोमोडेशन इन बेल्जियम, कि बेल्जियम में अकोमोडेशन कैसा है वो हमें देखना है। कि जब हम पहले टॉपिक में बेल्जियम की एथनिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, उसके एथनिक कंपोजिशन के बारे में, उसकी डाइवर्सिटी के बारे में जब हम देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वहाँ पे गवर्नमेंट ने इन सारे ग्रुप्स को एक साथ रखने के लिए, पीसफुली रखने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए, कैसी कैसी गवर्नमेंट का यहाँ पे फॉर्मेशन किया गया, कि जो बेल्जियम में की जो अथॉरिटी है उसने क्या क्या स्टेप्स लिए कि बेल्जियम में जो लोग हैं वो पीसफुली से एग्जिस्ट कर पाएं। तो वो चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कि हमारा चैप्टर है वही पावर शेयरिंग है, तो किस किस तरीके से हम पावर को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, एक तो हमने देखा है कि हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग होती है, ठीक है, और कुछ वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी होती है। अगर हम आपको एग्जांपल में बताएं तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि अगर हमारे इंडिया का हम एग्जांपल लेते हैं तो हमारा हो गया जैसे लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया। तो ये जो 3 ऑर्गन्स में हमने पावर को डिवाइड किया, दैट इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अगर हम वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमारे इंडिया में एक तो हो गया हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा उसके नीचे क्या आएगा हमारा स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी एक गवर्नमेंट है दैट इज लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये चीजें जस्ट वेट। तो हमने आपको क्या बताया, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में क्या बताया, एक तो हो गया हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद क्या हो गया स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद क्या हो गया लोकल गवर्नमेंट। तो एक एक लेवल में जब हम पावर को शेयर कर रहे हैं, क्या समझ में आया कि एक एक लेवल में, जब अपर टू लोअर एक लेवल में जब हम पावर को शेयर कर रहे हैं, दैट इज वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग।
एक हो गया हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग और हो गया वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। और भी कई तरीके से हम पावर को शेयर कर सकते हैं, जैसे कि प्रेशर ग्रुप्स हो गए या पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, स्ट्राइक्स से, मूवमेंट्स में। इन सारी चीजों से आप देख रहे हो कि जो पॉलिटिकल डिसीजंस है उसमें कई ज्यादा चेंजेस लाने की कोशिश की जाती है। इनफैक्ट चेंजेस आते हैं इन चीजों की वजह से, काफी इन्फ्लुएंस होते हैं जो पॉलिटिकल डिसीजन इन सारी चीजों की वजह से। तो इसको हम और डिटेल में इसके एक डिटेल जब हम लेक्चर देंगे तब हम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आया कि पावर शेयरिंग के जो मेन 4 टॉपिक्स, सिर्फ इन्हीं 4 टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ इन्हीं 4 टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। बेल्जियम और श्रीलंका घूम के आना है, वहां की जो एक पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, या हम कल्चर ग्रुप्स के बारे में भी देखेंगे, कैसी डाइवर्सिटी है, कैसा कंपोजिशन है, ठीक है, वहाँ की एथनिसिटी कैसी है, कैसे वहाँ पे अगर इतनी डाइवर्सिटी है तो क्लैशेस कैसे हुए और क्लैशेस को कैसे सॉर्ट आउट किया गया, क्यों कौन कौन सी गवर्नमेंट ने, बेल्जियम या श्रीलंका की जो गवर्नमेंट्स हैं, जो अथॉरिटी हैं, उन्होंने कौन कौन से स्टेप्स लिए, राइट, कि उन्होंने कौन कौन से स्टेप लिए कि बेल्जियम, अगर आप आज का बेल्जियम देखें तो उसका क्या एक सिनेरियो है, और अगर आज का आप श्रीलंका देखें तो उसका क्या सिनेरियो है। तो कहीं ना कहीं पास्ट से ये इसको हम रिलेट कर पाएंगे ना, कि ऐसी ऐसी चीजें पास्ट में हुई होंगी, तब जाके आज प्रेजेंट डे में ये चीजें जो हैं कंट्रीज में चल रही हैं। तो बस आपको इतना पढ़ना है। पावर शेयरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे डेमोक्रेसी का, तो उसको हम बहुत डिटेल में इसके डिटेल लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ, एक चीज हम आपको एकदम क्लियर कर दें कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज देखो नहीं होना है। आज हम जो आपको बता रहे हैं, आप इसको सिर्फ एक सिलेबस एनालिसिस के तौर पे ही लीजिए, कि अगर हम इन सारे जो टॉपिक्स हैं उसको ब्रीफली, ये हमने सोचा कि इन टॉपिक्स को अगर हम ब्रीफली आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देंगे, तो ये आपके लिए, जब आप डिटेल्ड लेक्चर इसका देखेंगे तो आप हर एक चीजों को, हर एक पॉइंट को आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ मैम ने ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी बता रखी हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आपके बर्डन को थोड़ा सा कम करने की कोशिश की है हमने, ठीक है। तो उसका हम ये पहला चैप्टर हमने देख लिया, इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं दूसरा चैप्टर। हमारा जो दूसरा चैप्टर है ये क्या है, फेडरलिज्म, ठीक है। क्या है, फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म से आप क्या समझते हो, ये भी जानना जरूरी है। सबसे पहले, क्योंकि कोई भी चैप्टर अगर हमने स्टार्ट किया है तो उसमें अगर कोई टर्म है तो उसकी डेफिनेशन जानना, उस टर्म को, उस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। फेडरलिज्म क्या होता है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर को शेयर करती है, ठीक है, टू इट्स सबऑर्डिनेट्स या टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, उस कॉन्सेप्ट को हम फेडरलिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे इंडिया में, जैसे हमने आपको एक पावर शेयरिंग का वर्टिकल फॉर्म बताया नहीं, कि सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है, पावर शेयर हो रही है ना। देखो, इसीलिए पहला चैप्टर आपको पावर शेयरिंग पढ़ा दिया गया, कि अगर पावर शेयरिंग आप पहले समझ लोगे तो आप फेडरलिज्म को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो और फेडरलिज्म में क्या क्या चीजें हैं वो हम इसके डिटेल वीडियो में देखेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक क्या है, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, ठीक है। क्या है कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, हमारी इंडिया जो है वो फेडरल कंट्री कैसे है। अब हमने जो आपको एक वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग का एग्जांपल जो दिया, वो हमारे इंडिया का ही एग्जांपल दिया, कि जो जो हमारे लेवल्स की गवर्नमेंट है, तो इंडिया एक तरीके से हम इसको फेडरल कंट्री बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस फेडरलिज्म का या फेडरल कंट्री का या फेडरल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, कोई भी ऐसा वर्ड, ऐसा टर्म हमको मेंशन नहीं मिलता है, ठीक है। ऐसा वर्ड या ऐसा टर्म हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है, बट फिर भी कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि जस्ट एकदम फेडरलिज्म या फेडरल स्ट्रक्चर या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से मिलती जुलती हैं। तो हमारा इंडिया जो है वो फेडरल कंट्री कैसे है, इसको हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, कि फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, कि फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट तो हमने देख लिया, ठीक है। इंडिया कैसे एक फेडरल कंट्री है वो हम देख लेंगे। अब फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया गया, कौन कौन से स्टेप्स लिए गए कि जो हमारी कंट्री में एक फेडरलिज्म टाइप ऑफ गवर्नमेंट चल रही है, तो वो चीज हम इस टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, कि इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन कैसे है। सेंट्रलाइजेशन हम कब बोलेंगे,
जब जो कि पूरा का पूरा एक अथॉरिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सारी की सारी, अगर हम एक वर्ड में बोले तो एब्सोल्यूट पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, उस चीज को हम सेंट्रलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। बट जब हम बात डिसेंट्रलाइजेशन की करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर को, अपने हिस्से की चीजों को शेयर कर देता है, ठीक है, इसको ट्रांसफर कर देता है, उस चीज को हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या है, लोकल लेवल की गवर्नमेंट आपको देखने को मिल रही है ना, ये एक डिसेंट्रलाइजेशन का ही एग्जांपल है। तो आपको समझ में आया, इसको हम डिटेल में देखेंगे अच्छे से। तो ये 4 टॉपिक्स भी आपको फेडरलिज्म के अंदर पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। बहुत अच्छे से, बहुत इफिशिएंटली, एकदम इजी सा कॉन्सेप्ट है। हम जब उसको डिटेल में देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आई होप अभी आपको ये जो ब्रीफ में मैं आपको बता रही हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और तीसरे चैप्टर की ओर जाते हैं। हमारा जो तीसरा चैप्टर है वो जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ये टर्म्स, ये ऐसे टर्म्स हैं जिनसे कि आप अपनी डेली लाइफ में भी बहुत इनसे इंटरैक्ट करते होंगे। कैसे मैम? कैसे? ये कि जेंडर है, रिलीजन है, कास्ट है, आप सुनते होंगे ना रोज रोज का कि हाँ इस इंसान का ये रिलीजन है, इसका ये कास्ट है, इसका ये जेंडर है। आपको पता होगा ये सारे टर्म्स, देखो कहने को तो बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं, पर इनका जो एक बेनिफिट बोला जाए या जो इनका कंट्रीब्यूशन है हमारे डेली लाइफ में भी या हमारे पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम सिर्फ जेंडर की बात करें तो आपको पता है कि जेंडर का हमारे पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा हमको इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। अगर आप रोज रोज का न्यूज़पेपर या न्यूज़ देख रहे होगे तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि जब जेंडर की बात आती है पॉलिटिक्स में तो आज के टाइम में हमारे यहाँ क्या क्या हो रहा है उससे कोई एकदम बेखबर नहीं होगा, सबको ये चीज़ें पता है। तो आपको रिलीजन का आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि डिटेल में जब हम आपको देंगे तो आपको बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स देंगे कि आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। जब हम बात करते हैं जेंडर की, जेंडर का क्या है कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में मेल्स का कंट्रीब्यूशन आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो सीट्स है, या हमारे यहाँ अगर हम वुमेन एमपीज या एमएलएस की बात करें तो इन कंपैरिजन टू मेल एमपीज एंड एमएलएस, जो वुमेन्स की जो स्ट्रेंथ है वो काफी कम है। पता है आपको कि वुमेन्स की जो आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है वो कम है किसके मुकाबले में, मेल जो स्ट्रेंथ है। तो इसका भी कोई ना कोई एक बढ़िया जो है इन्फ्लुएंस है पॉलिटिक्स में, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कास्ट की। कास्ट का क्या है? कास्ट का ये है कि आपको पता है कि अगर एक सेक्शन में या एक किसी रीजन में अगर मेजॉरिटी में कोई कास्ट रह रही है तो वहाँ पे जो इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स खड़े किए जाते हैं मोस्टली ऐसा होता है कि वो सेम कास्ट के होते हैं, ठीक है। सेम कास्ट के क्यों खड़े किए जाते हैं? इसलिए ना ताकि इनको वोट मिल सके, क्योंकि एक रीजन में किसी सेम कास्ट है अगर कोई तो वो तो उनका वोट बैंक हो गया, ठीक। तो इसलिए मोस्टली ऐसा होता है कि अगर सेम रीजन में कोई सेम कास्ट अगर रह रही है या मेजॉरिटी में रह रही है तो वहाँ के जो कैंडिडेट्स होंगे, जो पार्टी वहां से चुनाव लड़ रही है, जो इलेक्शन में खड़ी है, तो अपने कैंडिडेट्स भी ऐसे ही लाती है ताकि इस पर्टिकुलर कास्ट का उनको वोट मिल सके, राइट। अब इसके आगे क्या है, हम इसके टॉपिक्स को देखें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। जेंडर एंड पॉलिटिक्स बताया मैंने आपको, मेल एमपीज फीमेल एमपीज का एग्जांपल लेके। रिलीजन, कम्युनलिज्म, पॉलिटिक्स। रिलीजन का कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया कि कितना इसका कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिक्स में, ठीक है। कि रिलीजन जब पॉलिटिक्स में जाए, पॉलिटिक्स जब रिलीजन में आए तो क्या क्या होता है ये आपको पता ही होगा। अभी अगर आप डेली का जो है कि न्यूज़ आप देख रहे होगे तो बाकी हम आपको डिटेल बताएंगे ही। कि कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसमें ये बताया गया है कि जब कोई अपने रिलीजन को सुपीरियर रखता है, ठीक है, अपने रिलीजन को जब हम सुपीरियर रखते हैं किस पर? अदर रिलीजन पर। अपने रिलीजन को जब हम अदर रिलीजन पे सुपीरियर उसको मानते हैं और अदर रिलीजन के जो इंटरेस्ट हैं उसको डिसरिगार्ड कर देते हैं, दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनलिज्म, ठीक है। इसके एग्जांपल्स और इसका जो डिटेल एक एलेबोरेशन है वो अभी हम आपको बताएंगे। उसके बाद कास्ट एंड पॉलिटिक्स, कास्ट का भी हमने आपको
बता दिया कि कैसे कैसे जो है इन्फ्लुएंस इसका पॉलिटिक्स में पड़ रहा है। तो जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, आई होप आपको क्लियर हो गया। जब हम इसको डिटेल में देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि आप इसके टर्म्स देख के समझ रहे होगे कि कितने इंटरेस्टिंग इसके टर्म्स है, तो चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो हम इसको डिटेल में देखेंगे तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा है? आगे है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज। इसको कौन नहीं जानता है? पॉलिटिकल पार्टीज हमारे इंडिया में बहुत सारी हैं। थोड़ा सा भी ऐसे ग्रुप बना और थोड़ा मतलब ये होता है ना कि एक रीजन में हमने कई लोगों का ग्रुप बनाया, सपोर्टर्स हुए, कैंडिडेट्स हुए और एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप का फॉर्म हो गया, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज हम उसको रजिस्टर करवा लेते हैं। ठीक है, तो कई सारे हमारे यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ठीक है, तो व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज? पहले क्वेश्चन पूछ लिया है कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, हमको पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों पड़ रही है? एक वर्ड में बोलूं तो स्टेबिलिटी लाने के लिए। अब ये आप सोचोगे कि इतनी मैम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबका आना जाना लगा रहता है, तो स्टेबिलिटी कैसे होगी? इसलिए ऐसा होता है कि कोई अगर मान लो, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं अमेरिका का, आपको पता है वहां पे सिर्फ दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ठीक है, एक आती है एक जाती है। मान लो कि अगर हमारे इंडिया में भी ऐसा हुआ, या सिर्फ अगर आप चाइना की बात करो, एक ही पार्टीज का सिस्टम है, वहां पे वन पार्टी सिस्टम है। अगर हमारे इंडिया में ऐसा कॉन्सेप्ट हो गया, तो आप समझ पा रहे हो कि किसका इंटरेस्ट फुलफिल हो पाएगा, किसका नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है। जब हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है, तो हर एक सेक्शन का इंटरेस्ट फुलफिल करने की जरूरत है। ठीक है, तो उसको किसी ना किसी तरीके से, आप जानते होंगे कि हर पॉलिटिकल पार्टी की कोई ना कोई आइडियोलॉजी होती है, कोई ना कोई सेक्शन जो होता है वो उनको बहुत ज्यादा जिसको वो फेवर करते हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से हर एक सेक्शन का जो है इंटरेस्ट फुलफिल होने का चांस होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी हैं, ताकि हर एक सेक्शन का इंटरेस्ट फुलफिल किया जा सके, और जो हमारी गवर्नमेंट है या जो हमारी कंट्री है, वहां पे एक स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके, कहीं पे भी कोई एब्सोल्यूटिज्म ना आए। ठीक है, कोई एक इंसान के हाथ में कोई पावर ना आ जाए, या कोई एक पार्टी के हाथ में ही सब कुछ ना हो जाए। तो इसलिए नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है। उसके बाद हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, ये चीज मैंने आपको जस्ट बता दी कि नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो होनी चाहिए, बिकॉज वी हैव डाइवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। अब नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब क्या है कि जो पार्टीज हमारे नेशन में कई स्टेट्स में जो है वो वहाँ पे मौजूद हैं। कई स्टेट्स में किसी पार्टी की अगर गवर्नमेंट है, वो हमारी नेशनल पार्टी है। फॉर एग्जांपल बीजेपी है, कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी है, आई थिंक। तो ये सारी जो पार्टीज हैं हमारी, बहुजन समाज पार्टी का मुझको थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, बट बीजेपी और कांग्रेस पार्टी हो गई या कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, ये सारी जो हमारी हैं ये हमारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हाँ, अब नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर्म करने में या नेशनल एज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करने के लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है, कि कोई पार्टी अगर उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेगी तभी वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहलाएगी। वो क्राइटेरिया हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी जो कि अगर मान लो एक या दो स्टेट में है, और अगर मान लो हमारे यूपी में जो पार्टी है वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि स्टेट पार्टी। जो पार्टी पूरे कंट्री में जो है वो नहीं है, पूरे कंट्रीज में या मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में उनकी गवर्नमेंट नहीं है, एक स्टेट या एक से दो स्टेट या अपने स्टेट में ही केवल वो रहती हैं, दैट इज स्टेट पार्टी। ठीक है, अगर हम चैलेंजेस की बात करें कि पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि अब देखो उनको पता है कि उनके पास ले रहे कि 5 साल का टाइम है। ठीक है, 5 साल में ही उनको क्या करना है, अपने भी इंटरेस्ट फुलफिल करने हैं, और जिन्होंने उनको वोट दिया है उनके भी इंटरेस्ट फुलफिल करने हैं। वो कैसे मैनेज करते हैं? और इसके अलावा सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं कि कैसे उनका ऑर्गेनाइजेशन होगा, कैसे उनकी फंक्शनिंग होगी। तो इन सारी चीजों को लेके बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, वो हम डिटेल में आपको बताएंगे। उसके बाद क्या है, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, की पार्टीज बनती कैसे हैं? कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा पार्टीज बनने का, कोई ना कोई तरीका होगा जिसकी वजह, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर्म किया जाता है, वो चीजें हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, जो चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज, आई होप आपको थोड़ा बहुत ये ब्रीफ में समझ में आया होगा कि जब हम इसको डिटेल में देखेंगे तो आप एक एक पॉइंट को, आप एक एक टर्म को आप रिलेट कर पाओगे कि ऐसा ऐसा है। ठीक है, तो कुछ इसमें इतने ही सब टॉपिक्स है और इतना ही आपको पढ़ना है।
ठीक है। आई होप कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है जस्ट ड्रॉप इट इनटू द कमेंट बॉक्स, हम उस कंफ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये हमारा लास्ट चैप्टर है हमारे सिलेबस का। क्या है? आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। जब हम आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इसका जो पहला टॉपिक है हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसी आउटकम्स। हमें कैसे पता चलेगा कि डेमोक्रेसी में आउटकम्स हमको कैसे मिल रहे हैं? हाउ डू वी एसेस इट? डेमोक्रेसी, आप समझ रहे हो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? लोकतंत्र, इलेक्शंस होते हैं यहाँ पे, या हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो चुना जाता है यहाँ पे, अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होती है यहाँ पे, लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है यहाँ पे। तो ये जो अगर इसके हमको जो आउटकम्स मिल रहे हैं, अगर कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हाउ डू वी एसेस देम? ठीक है, हाउ डू वी एसेस दीज आउटकम्स, इसको हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? जवाबदेह सरकार। अगर देखो एक सेक्शन के लोगों ने या हमारी कंट्री के लोगों ने वोट दिया है, तो गवर्नमेंट को उनके प्रति क्या होना पड़ेगा? अकाउंटेबल होना पड़ेगा, क्योंकि आपने उनसे वोट लिया है तो आपको उनको इंटरेस्ट तो आपको फुलफिल करना होगा ना। तो एक तरीके से क्या है, सॉरी, एक तरीके से क्या है कि गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल इन डेमोक्रेसी। ठीक है। उसके बाद क्या है? रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? उन लोगों की, उन ग्रुप्स की या उन सेक्शन ऑफ पीपल्स जो हैं उनकी क्या होगी? जिन्होंने वोट दिया है, जो आपको चुन के लेके आए हैं, जिन्होंने आपको पावर दी है, जिन्होंने आपको गवर्नमेंट फॉर्म करने का मौका दिया है, उनके उनके लिए तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा ना। उनके इंटरेस्ट के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, उनके वेलफेयर के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो दैट इज, तो इसमें क्या है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए डेमोक्रेसी में। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद आता है लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि ट्रांसपेरेंसी देखो होनी चाहिए। मान लो कोई भी अगर इंसान है वो ये जानना चाह रहा है, कोई ना कोई अगर उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी तरीके की, या इलेक्शंस को लेकर उसे कुछ जानना है, यहाँ वोटिंग कैसे हुई थी, वोटिंग परसेंटेज कैसा था, किसको कितना वोट मिला, तो ये सारी चीजें जानने का उसको हक है, उसको अधिकार है, उसको इन्फॉर्मेशन लेने का अधिकार है। इसको ये हमारे यहाँ राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एक राइट है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं? इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। सर, गवर्नमेंट को लेकर अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो उसके लिए क्या होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, करप्शन फ्री गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो दैट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो समझ में आया? अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ठीक है। तीसरा क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों में अंतर है। आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि ग्रोथ मतलब भी तो बढ़ना होता है, डेवलपमेंट मतलब भी बढ़ना होता है, बट इन दोनों ही कॉन्सेप्ट में अंतर है। वो अंतर क्या है वो हम डिटेल्ड वीडियो में देखेंगे। उसके बाद रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पावर्टी। अब देखो अगर कंट्री में डेमोक्रेसी है तो किस रेट में इनइक्वालिटी या पावर्टी में रिडक्शन हो रहा है, कैसे रिडक्शन हो रहा है, और डेमोक्रेसी में ही क्यों हो रहा है, डेमोक्रेसी के क्या बेनिफिट है। ये बेनिफिट है कि इनइक्वालिटी जो है वो रिड्यूस होती है, पावर्टी क्या होती है? रिड्यूस होती है, बट कैसे रिड्यूस होती है, किस रेट पे रिड्यूस होती है, वो हम देखेंगे इस टॉपिक में। उसके बाद क्या है? अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। क्या है? अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। कि देखो हमारे इंडिया में तो आपको पता है कि दैट इज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। हमारे इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है और उस सारी डाइवर्सिटी को पीसफुली एक साथ रखना, ठीक है, यही तो गवर्नमेंट करती है ना। तभी तो उन सारी डाइवर्सिटी को एक साथ पीसफुली एडजस्ट करके रखना, उनको अकोमोडेट रखना, वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद क्या है? डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। ठीक है, क्या है? डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। ये डेमोक्रेसी में तो देखो हमको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कि हाँ ये हमको आज़ादी है इस चीज़ की, इतने सारे हमको फ्रीडम्स दिए गए हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन की हमको आज़ादी है, प्रेस की आज़ादी है, एसोसिएशन की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ठीक है, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ फेथ है। बहुत सारे टाइप के हमको फ्रीडम्स दिए गए हैं, बहुत सारे हमको राइट्स दिए गए हैं। और अगर इन राइट्स का अगर कोई हम इन राइट्स का वायलेशन भी करता है तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो क्या है कि डेमोक्रेसी में इंसान को या उसके सिटीजन को, कंट्री के सिटीजन को क्या मिल रहा है?
फ्रीडम मिल रही है, और क्या मिल रही है, उसकी डिग्निटी को मेंटेन किया जा रहा है। अब आप देखो, अगर आप चाइना का एग्जांपल लो, वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वन पार्टी सिस्टम है, वहाँ के सिटीजन्स की क्या डिग्निटी होगी, और आप हमारे यहाँ कंपेयर करो डेमोक्रेसी में कि यहाँ के सिटीजन्स की क्या डिग्निटी है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा ना कि डेमोक्रेसी होने का क्या बेनिफिट। एक हद तक हम इसको ब्रीफली आपको हमने बताने की कोशिश की है, बट जब हम इसका डिटेल जब हम इसको देखेंगे तभी और अच्छे से आपको समझ में आएगा। और डेमोक्रेसी तो पढ़ना पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मजा आता है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लास्ट चैप्टर, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला हमने क्या देखा, पहला हमने देखा पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के सब टॉपिक्स को हमने एक ब्रीफली इंट्रोड्यूस कराया आपको, कि आप इसको जान जाओ कि हमको यही पढ़ना है। ठीक है, दूसरा क्या है, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म हमने आपको क्लियर कराया विद ऑल सब टॉपिक्स। उसके बाद क्या है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट को भी हमने उसे खत्म किया, उसे एग्जामाइन किया, उसे एनालाइज किया। उसके बाद क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज, कैसे, क्यों, क्या चीजें नेशनल स्टेट है, वो सारी चीजें हम उसमें देखेंगे। उसके बाद क्या है, लास्ट जो हमारा चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी के बारे में उसमें देखेंगे, डेमोक्रेसी के बेनिफिट्स के बारे में, डेमोक्रेसी के आउटकम्स के बारे में, और भी कई सारे जो उसमें टर्म्स हैं, और भी कई सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो आज का जो हमने आपको ये जो लेक्चर दिया है, जो वीडियो है, वो इसलिए है ताकि जब हम आपको एक डिटेल्ड वे में जब हम आपको पढ़ाएं, एक एक चैप्टर आपको क्लियर कराएं, एक एक चैप्टर का जब हम एनालिसिस करें, तो आप जब एक एक जब सब टॉपिक्स को आप देखो तो आपको तुरंत आपके माइंड में हिट करना चाहिए कि ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, हमको कुछ ना कुछ इसके बारे में पता है। और जब आपको कुछ ना कुछ इन चीजों के बारे में पता रहेगा तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती है। ठीक है, अब क्यूरियोसिटी बढ़ेगी तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें और क्या चीजें हैं। ठीक है, और डिटेल्ड वे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब हम डिटेल्ड वे में चीजों को समझेंगे, तो हमने आपको हमारे पहले वीडियो में हमने आपको बताया है कि जब हम डिटेल्ड लेक्चर आपका कराएंगे तो उसमें आपको बीच बीच में आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। हम आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी कराएंगे और साथ में पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे, डिटेलिंग वाले क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्जाम को देखो बच्चा ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपको इतने ही टाइम में अपने आप को एकदम तैयार करना है, ऐसे तैयार करना है कि आपको ज़रा सा भी माइंड में आपके कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप आराम से जाओ, आराम से बैठो, आराम से पेपर दे के आओ। ठीक है, और आके बताओ कि मैम एकदम बढ़िया पेपर गया है, सब कुछ आया। ठीक है, तो ये चीज होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। ठीक है, तो आज हमने सिविल्स का किया, हिस्ट्री का हम करा चुके हैं, उसके बाद ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का कराएंगे। फिर आपके साथ एक रिदम में एक एक चैप्टर के साथ हम उसका जो है वीडियो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और रिविजन्स कराएंगे, पीवाईक्यू सब साथ साथ में चलता रहेगा, तो उसके लिए बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, जस्ट ड्रॉप इट इनटू द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे अच्छे नंबर लाते रहिए। थैंक यू सो मच।